हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 11 चेतक की वीरता नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। माने हम इस कविता पे बातचीत करेंगे और जो आगे गतिविधियां दी हैं तो इस कार्य में आपकी मदद करेंगी। का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा अर्थात स्टार बनाइए। तो नीचे जो प्रश्नों के सटीक माने सही उत्तर दिए हैं, सही उत्तर कौन सा है उसके सामने हमको क्या बनाना है, तारा बनाना है। पहला क्वेश्चन है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। पहला है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। दूसरा, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। तीसरा, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। चौथा, चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका पहला उत्तर सही है, तो हमने इसके सामने स्टार बना दिए। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। अब है दूसरा प्रश्न, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। पहला चेतक, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा कवि, चौथा शत्रु। तो इसका उत्तर है महाराणा प्रताप दूसरा, तो उसके आगे हमने स्टार बना दिया। खा, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। उत्तर है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरे अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर सटीक हैं, क्योंकि कविता में बताया गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वीर, निर्भीक व साहसी था, जो महाराणा प्रताप के इशारों पर तीव्रता से सवार लेकर उड़ जाता था। माने बहुत तेजी से, है ना, सवार को जो उसके ऊपर उसकी पीठ पर बैठा रहता था उसको लेकर बहुत तेजी से दौड़ता था। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी कॉपी में लिखना है। क, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में चेतक की वीरता और साहस की बात की गई है। वह बिना किसी डर के युद्ध में दुश्मनों का सामना करने के लिए तलवारों और ढालों के बीच में से जाकर उन पर प्रहार करता था, मतलब वार करता था, और तेजी से बाधाओं में फंसने के उपरांत माने बाद में भी निकल जाता था। इस प्रकार इन पंक्तियों में चेतक की निडरता, साहस और युद्ध में उसकी अद्वितीय गति माने बहुत तेज गति और कौशल माने निपुणता, दक्षता को दर्शाया गया है, माने दिखाया गया है। फिर रखा, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में भाले और तलवारें चल रही थीं, जिससे युद्ध की स्थिति बहुत उग्र माने भयानक और भयंकर थी। चेतक ने इतने भाले और तलवारों का सामना किया कि वे गिरने लगे। चेतक की टापों से शत्रुओं के अंगों में चोट लग गई, जिससे दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए तथा उनके भाले और तरकस जमीन पर गिर गए। अब है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, माने अपने ग्रुप में इन पर चर्चा करना है, बातचीत करना है और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए, माने सही भावार्थ से मिलाना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पंक्तियां और भावार्थ।
पहला है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इसका है दूसरा, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही है। दूसरा है वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इसका है तीसरा, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। अब तीसरा है जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इसका है चौथा, चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में दौड़ने लगता था। अर्थात अब है चौथा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, है ना। तो इसका है पांचवा, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर से मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। अब है पांचवा, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर घेर गया। तो इसका है पहला, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। अब है शीर्षक, यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। तो ये जो कविता है हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक भाग है, अंश माने भाग है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, मैं इस कविता को रणभूमि का शूरवीर चेतक शीर्षक देना चाहूंगा, क्योंकि कविता में चेतक की वीरता और उसकी युद्ध क्षमता को केंद्र में रखा गया है। कविता में जिस प्रकार चेतक रणभूमि में यानी कि युद्ध भूमि में अपने अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन करता है, माने कि अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा नहीं, है ना। साहस और शौर्य का प्रदर्शन करता है, उससे वह केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि रणभूमि का सच्चा सूरवीर बन जाता है, माने युद्ध भूमि का सच्चा योद्धा बन जाता है। शूरवीर माने योद्धा, वीर। अतः यह शीर्षक अपनी अद्वितीय वीरता और रणभूमि में उसके अपार माने बहुत सारे योगदान को सही रूप में प्रस्तुत करता है। अब है कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था। राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्रायः कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, तुकांत शब्दों की सूची: निराला था, पाला था, कोड़ा था, घोड़ा था, उड़ जाता था, मुड़ जाता था, चालों में, भालों में, ढालों में, करवालों में, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहाँ नहीं, जहाँ नहीं, लहर गया, ठहर गया, घेर गया, निशंग अंग, दंग रंग। शब्द के भीतर शब्द, या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। उत्तर, करवाल का कर, करवा, वाल और कल। ठीक है। समाज: कर, करवा, रवा, वाल और कल। अब है समाज। समाज का सम, आज, जमा और समा। ठीक है। सम, आज, जमा और समा। बादल: बाद, दल, बाल और दबा। ठीक है। बाद, दल, बाल और दबा। दिखलाया: दिला, दिया, लाया, दिख और लाख, है ना। दिला, दिया, लाया, दिख और लाख। सरपट: सर, रपट, पट, रस, टस, पर,
परस। अब है पाठ से आगे। आपकी बात जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, का हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली माने आकर्षक बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोज कर परस्पर बातचीत करो, माने आपस में बातचीत करना। उत्तर, कविता में ऐसे कई प्रभावशाली प्रयोग हैं जो इसे अधिक सजीव और वर्णनात्मक बनाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, गिरता न कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घेर गया। कभी भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। उत्तर, कभी भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध में दो या दो से अधिक देश या समूह अर्थात विरोधी पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, माने एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। युद्ध में लोग घायल होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। इस तरह की हिंसा से किसी को भी लाभ नहीं होता, माने किसी को फायदा नहीं होता, बल्कि इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। युद्ध के कारण न केवल सैनिक बल्कि आम लोग भी बहुत तकलीफ झेलते हैं, माने बहुत परेशानी झेलते हैं। इससे शहर और गांव नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे उन्हें फिर से बसाने में सालों लग जाते हैं, माने बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। युद्ध के स्थान पर लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करना चाहिए। युद्ध के बिना ही दुनिया का विकास संभव है। इसलिए हमें हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि कभी भी कहीं भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। हमें आपस में प्यार, दोस्ती और समझदारी से रहना चाहिए। इससे ही हम सभी एक बेहतर और खुशहाल दुनिया बना सकते हैं। अब है समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे हय अर्थात अश्व और घोड़ा, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो, माने जो समानार्थी नहीं है उस पर हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो पहला है, यहाँ पर हवा का समानार्थी है पवन और बयार, अनल नहीं है तो इस पर हमने गोला बना दिया। दूसरा है रण, रण समानार्थी है युद्ध का, है ना, तो रण, युद्ध और समर ये क्या है, समानार्थी है ना, तो रंग जो है वो समानार्थी नहीं है तो इस पर गोला बना दिया। तीसरा है आसमान, आसमान का समानार्थी है आकाश और गगन, नभचर नहीं है ना, नभचर क्या होते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह, है ना, तो हमने इस पे गोला लगा दिया। चौथा है नद, नद क्या है, नदी है ना, नद, नद की पर्यायवाची है सरिता और तटिनी, नाद नहीं है। फिर है तो नाद पे हमने गोला लगा दिया। पांचवा है करवाल, करवाल का मतलब होता है तलवार, है ना, तो करवाल तलवार के समानार्थी है करवाल, तलवार और असी, ढाल इसका समानार्थी नहीं है तो हमने यहाँ पे गोला बना दिया। अब आज की पहेली है बूझो तो जाने। पहला है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो क्या है, ना या न, है ना, आगे भी ना लगा है पीछे भी ना लगा है। नयन का मतलब होता है आंख, ठीक है, आंख रात में सोती है ना, और दिन में जागती है। अब दूसरा है, एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो ये क्या है, पतंग, ठीक है। फिर है तीसरा, रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन, कौन है, छाया, ठीक है, ये बन गया दिया, है ना, दिया बन गया। अब इसके नीचे जो है वो छाया रहती है ना, दिए की छाया रहती है ना। अब है चौथा, मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो ये क्या है,
मुझ में समाया फल, फल क्या है? जामुन, ठीक है। फूल क्या है? गुलाब। मिठाई क्या है? गुलाब जामुन। सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई, ठीक है। अब है 5वां, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। बताओ क्या? क्या है? मानचित्र। मानचित्र माने नक्शा। तो पहली पहेली का अर्थ है, उत्तर है नयन। दूसरी पहेली का उत्तर है पतंग। तीसरी का है दिया, छाया दिए की, है ना। और चौथी का है गुलाब जामुन। और 5वीं का है मानचित्र अर्थात नक्शा। अब खोजबीन के लिए, पहला, महाराणा प्रताप कौन थे? उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो उत्तर है महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में एक प्रमुख और सम्माननीय योद्धा थे। उन्होंने राजस्थान के मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे मेवाड़ के महान शासक और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी भारतीय वीरता और धैर्य की एक आदर्श मिसाल है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे राणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे, है ना, और मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थे। जब महाराणा प्रताप के पिता का निधन हुआ तो वे 1572 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, सिंहासन पर बैठे। इस समय तक अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहता था। माने महाराणा प्रताप ने अकबर के साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने का निश्चय किया, माने दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी प्रकार की संधि करने से इनकार कर दिया, माने मना कर दिया। इनकार कर देना माने मना कर देना। वे अपने जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। इन युद्धों में सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी है। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच भीषण माने बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था, माने घोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई, फिर भी वे अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ रहे। महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उन्होंने संघर्ष के दौरान जंगलों में निवास किया और अपनी सेना के साथ मिलकर मेवाड़ की भूमि की रक्षा की। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, माने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी पहचान बनी। महाराणा प्रताप का जीवन धैर्य, साहस और संकल्प का प्रतीक है। अपने अदम्य साहस माने बहुत साहस और वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमिट स्थान दिलाया। वे केवल एक शासक ही नहीं थे बल्कि एक महान योद्धा और राष्ट्रप्रेमी थे। उन्होंने अपने समर्पण और बलिदान से एक सशक्त और प्रेरणादायक छवि बनाई। उनके आदर्श और संघर्ष की गाथाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 चेतक की वीरता के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।